So today we are going to study the first chapter of political science of 10th standard, and this is quite interesting chapter, and the name of the chapter is Working of the Constitution. So it is very important chapter, not just for the point of examination, but you must have the knowledge of constitution. You know, India is a country where everybody should know about our constitution so that we can work for the betterment of our country. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन से राइट्स देता है, और सोशल जस्टिस के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस कितना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बनाने के लिए मेन जो पिलर है दैट इज मिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एंड उसके बाद में 1950 से ये स्टार्ट हो गया. इट इज द मीन्स थ्रू विच द प्रोग्रेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड. तो इसके वजह से हम वी ऑल आर इक्वल, सोशल जस्टिस हमें सबको मिलेगा और हम इक्वल है. तो ये दैट इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, एंड हम सबको इसे जानना है और हमें सबको इसे हमें अप्लाई करना है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिसीज, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स. ये हमें फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बताता है और हमें हमारा पावर्स और ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट का ड्यूटीज और प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर पॉलिटिशियन का ड्यूटीज क्या है ये बताता है. एंड इट सेट्स अप द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. ये हमें सब कुछ बताता है. हमारा एक वर्कबुक है जो हमें बताता है हमें क्या करना है. सो टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. इसके लिए हमें रूल्स जरूरत है, और वो रूल बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. तो पूरे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है कि कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए. एंड इट लेज डाउन द लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमें ये हमारा लिमिटेशंस, इट लेज डाउन द लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक्स द सिटीजन्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो ये सिटीजन्स के राइट्स के बारे में अवेयरनेस देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट लेज डाउन द लिमिटेशंस, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस को और सिटीजन्स के पावर्स को बताता है. इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउस द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये कौन से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आज अगर माइनॉरिटीज है इंडिया में, तो वो माइनॉरिटीज के लिए इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे राइट्स को प्रोवाइड करता है. एंड दैट्स व्हाई द माइनॉरिटीज पीपल आर आल्सो हैप्पी. इट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज. द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो इंडियन डेमोक्रेसी हमें कुछ फीचर्स बताता है, जिसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, सेकंड है राइट टू वोट, third is decentralization of democracy, and the fourth is right to information act which is started in 2005. तो हर एक डेमोक्रेसी हमारा जो राइट्स देता है, फीचर्स क्या क्या. सबसे पहले पॉलिटिकल मैच्योरिटी. द पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय व्हाट सिटीजन्स विलिंगली डू फॉर देमसेल्व्स एंड वन अनदर. तो ये एक कोटेशन है which is given by this person. The political maturity of a country is measured by what citizens willingly do for themselves and one another. तो ये हमारा मैच्योरिटी लेवल्स बताता है, और ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वजह से हम अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं हमारे खुद से. डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड इफ इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस. तो डेमोक्रेसी को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा इंटीग्रल पार्ट बन सकता है. ये हमारे पॉलिटिकल मैच्योरिटी है. हम जितने ज्यादा मैच्योर रहेंगे उतना ज्यादा हम कंट्री के लिए कुछ सर्व कर सकते हैं. पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक कोई पार्लियामेंट में नहीं जाएगा. जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक कोई विधानसभा में नहीं जाएगा. सो बेसिकली हम जो भी हम दे रहे हैं, हमारा वोट एक एमपी को दे रहे हैं, हम एमएलए को दे रहे हैं, और हम एक लोकल नगर सेवक को देते. तो बेसिकली हम 3 तरह के इलेक्शंस में वोट देते हैं. तो इनडायरेक्टली हमारा इन्वॉल्वमेंट हर चीज में है, पॉलिटिकली, स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड पार्लियामेंट लेवल. सो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन इंडिया. तो सक्सेसफुली हम
इंडिया में जो डेमोक्रेसी चल रहा है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इज लाइक होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम सक्सेसफुल है करके बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सम केसेस ऐसा होता है कि मनी पावर, मसल पावर यूज करते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर इंटरवल्स में हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। बहुत बार ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेट करते हैं लोकल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में, सो दैट टेल्स अस दैट वी आर politically matured. Right to vote. It's a second part of democracy. The democratic system in India is based on the principles of adult suffrage. तो हर एक एडल्ट को once they cross 18 years they get the right to vote, जिसकी वजह से हम एक गवर्नमेंट के पार्ट बनते हैं, so that we select a right person and we give them the vote so that he will work for us. The voting right is given equally to both men and women. तो ये हमारा कंस्टिट्यूशन हमें देने वाला एक राइट है। अर्लियर द वोटिंग एज वाज 21 years, but later on it was reduced to 18 years. So what are the effects of reducing the voting age from 21 years to 18 years? तो इसके वजह से क्या हुआ कि यंग वोटर्स जो है, जो वोट नहीं दे सकते पहले 18 years वाले, वो भी वोट देने लगे, so that यंग जनरेशन ज्यादा आगे वोटिंग सिस्टम में, and so that young population will decide the nation. And India is the largest democratic nation in the world. This provision has made India the largest democratic because इतने सारे वोटर्स कोई कंट्री में नहीं है. And the greater the power, according to महात्मा गांधी, greater the power of पंचायत, the better for the people. तो इस तरह से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया. अब देखते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? पावर्स एक जगह पे नहीं रहते, पावर्स डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर्स लाइक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तीनों डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं. तो सबसे पहले फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ. इस तरह से डिसीजंस यहाँ पर लेते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लोकल लेवल में होता है. So needs of decentralization of power is very important. It controls the misuse of power. अगर एक ही जगह, एक ही के हाथ में तीनों रहेगा, प्लानिंग एंड एप्लीकेशन, तो मिसयूज हो सकता है पावर. It creates opportunities for political participation for the common people also. इससे हम common people भी political में participate कर सकते हैं. It gives guidelines about empowering the local self-governing bodies. इससे हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका और महानगर पालिका इस लेवल में भी हम गाइडलाइंस दे सकते हैं, so that even local governing bodies will also function. The last is RTI. It is a right to information. It provides legal framework of citizens' democratic rights to access the information under the control of public authorities. तो जो भी गवर्नमेंट कर रहा है वो सब हम RTI के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो नीड फॉर RTI एक्ट, इट एम्पावर्स सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी. इसके वजह से हम सिटीजन्स जो है डेमोक्रेसी का एक पार्ट बन सकते हैं और इससे समझ सकते हैं. एंड इट प्रमोट्स द ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इससे हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस, और इसे एक अकाउंटेबिलिटी मिलता है. इट स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है. इट रिड्यूसेस द करप्शन एंड सीक्रेसी विच इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट. तो ये सारे जो है एक्ट्स हमारे लिए है. इट प्रमोट्स द हार्मोनी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है. सो इट इंप्रूव्स द गुड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. राइट बेस्ड अप्रोच. सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन डेमोक्रेटाइजेशन. डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो गए which was very beneficiaries for the citizens, जिसके वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें सिटीजन्स को मिलता है. The first approach we started was a right based approach. It helps the citizens to know their rights. तो हमें सबसे पहले मिला था right based approach, जिससे हमें हमारा rights हमें समझ में आता है. It helps us to citizens to know our rights, and we understand also the social justice. To establish social justice is to remove social conditions which are responsible for injustice and insist
of the equality of the dignity for all the individuals. तो social justice क्या होता है? Social justice means हमारे जो injustice को निकालना है और ये insist करना है कि all are equal, every individual is equal. तो ये हमें social justice और equality हमें democracy देता है और हमारा constitution हमें देता है. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status. कोई social status को discriminate करना and avoid division into inferior and superior based on the following points. तो हमें social justice देता है कि we are same irrespective of our caste, race, place of birth or property, religion, gender, region, language, but everybody should have equal opportunities. तो हम social justice हमें ये देता है कि आपका कास्ट, रेस, रिलीजन, प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर कहीं का भी हो, बट वी ऑल आर इक्वल एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस. फॉर डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल एंड इंक्लूसिव, reducing social conflicts and establishing social justice and equality is important. So due to this democracy we are all equal and equality is important and social justice is very very important. तो ये social justice हमें कैसे देता है? By giving us some reservations. So there is a reservation of seats which means for those section of society जो पुअर बैकग्राउंड के, जो डिग्रेडेड सोसाइटी के हैं, थोड़े से लो स्टेटस वाले हैं, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है. हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन हम दिए हैं सो दैट दे कम फॉरवर्ड. Some seats are kept reserved for SC and ST caste in educational institutions and government services so that they come forward, so that they become equal. The seats are also reserved for the other backward classes. तो OBC कहते हैं हम लोग, SC, ST, OBC. तो Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Prevention of Atrocities Act. This act prevents any injustice done to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. तो ये एक्ट के हिसाब से Scheduled Caste को और ट्राइब्स को अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए, इंजस्टिस आए, तो उनको अवॉइड करते. एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी committed against them is liable for punishment. अगर इनको कोई भी अगर डैमेज किया, कुछ भी किया, तो it will cause punishment for them. And provision for minority. तो minority के लिए भी we have a special law, opportunities for education and employment. तो minorities के employment के लिए भी, education के लिए भी, दोनों के लिए हमारे पास special reservation है so that they will move, they will come forward. तो ये हमारा constitution हमें rights provide करता है कि constitution के हिसाब से कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, ये सब के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ऑल आर इक्वल. तो ये इसके लिए हमें ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड करता है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स, ये सब हमें राइट्स प्रोवाइड करता है. हम सब इक्वल है, हम सबके पास फ्रीडम है और हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है. एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते. एंड कल्चरल एंड फंक्शनल राइट्स भी हमें प्रोवाइड होता है. सो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. वी हैव सम ऑफ द लॉस व्हिच आर रिलेटेड टू वुमेन ओनली. सो मेनी लॉस वर पास्ड टू एम्पावर वुमेन. वुमेन्स के लिए बहुत सारे लॉस पास हो चुके हैं. एंड राइट टू हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी. तो पहला लॉ है कि वुमेन के लिए दे हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन इवन फादर एंड एज वेल एज हस्बैंड. तो उनके लिए अगर सन और डॉटर को अगर दोनों की अगर देखा जाएगा तो दोनों को इक्वल राइट्स है अपने फादर के प्रॉपर्टी में. एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो विमेन के लिए बहुत अच्छा लॉ है कि कोई डाउरी लेना एंड देना दोनों भी गलत है. एंड एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, अगर कोई विमेन को सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है ऑफिस में या फिर सोसाइटी में, तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट लॉ. डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, ये सारे जो है विमेन के लिए है. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, these are there to increase the efforts to increase the representation of women. तो इससे women के problem solve हो जाएंगे and women become equal to the men. और इवन 73rd and 74th amendment में हमने ये दिया था 33% of the local seats जो है local government में
women's को मिलना चाहिए, and this reservation has been increased to 50% in Maharashtra. तो महाराष्ट्र में लोकल गवर्नमेंट में देखें तो 50% women को मिलना चाहिए. The judiciary in India has played an important role in strengthening the democracy and achieving the goal. So judiciary बहुत अच्छा रोल प्ले करता है so that डेमोक्रेसी को हम बचाए, so that हम सोशल जस्टिस और हमें इक्वलिटी मिले. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई जाएंगे तो उसको देखभाल करने के लिए वी हैव सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ ऑफ जस्टिस टेक केयर ऑफ दिस. द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक एंड इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो हम चेंज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, but it is a living document. According to changing conditions, the parliament has a power to make changes, but at the same time judiciary has specified the limitations on this power. तो parliament changes कर सकता है, but at the same time judiciary also will have some commandments in this. So the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of constitution. जो basic structure है, जो fundamental principle है, उसको change नहीं कर सकता है. तो basic pillars है republican and democratic form of government, federal structure, रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इंटीग्रिटी और यूनिटी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो एंड इंडिया विल बी सेक्युलर एंड सुप्रीमेसी. तो इस तरह से हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एट द सेम टाइम हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस and judiciary will always help us to solve the problems that we face. तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉज जो है लोग इसको ब्लेम करते हैं एंड लोग अपोज करते हैं that they are against constitution करके, but all these laws should be under the basic structure of constitution. अगर otherwise these laws cannot be applied by Supreme Court. So in the next module we will study how judiciary will work.